नमस्कार दोस्तों, A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पुलिस एक्ट 1861 एवं यूपी पुलिस रेगुलेशन 1861 का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज को हम दो भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, जिसका पहला भाग पुलिस अधिनियम 1861 पूरा हो चुका है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज से हम इस वीडियो सीरीज का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 का सामान्य परिचय देखने वाले हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 का अध्याय 1, जो कि वरिष्ठ अधिकारीगण के संबंध में है, पैरा 1 से 17 तक है, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो का यह पहला भाग है, जो कि पार्ट 2 का एक भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का सामान्य परिचय देखते हुए, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का सामान्य परिचय देखते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सामान्य परिचय में यह देख लेते हैं कि पुलिस की रैंक उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है यूपी में, वो डीजीपी होता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। उसके बाद एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होता है। उसके बाद आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको महानिरीक्षक कहा जाता है। महानिरीक्षक को ही पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसके बाद डीआईजी, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको उप महानिरीक्षक कहते हैं। इसको एडिशनल पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में इसी को नियुक्त किया जाता है। इसके बाद एसपी और एसएसपी, या तो एसपी होता है या फिर एसएसपी होता है। कुछ जिलों में एसएसपी होता है और कुछ जिलों में एसपी होता है। एसएसपी मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एसपी मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक। अच्छा, बड़े जिलों में जो होता है, दो एसपी भी हो सकते हैं, जिसको हम एसपी सिटी कहते हैं या फिर एसपी देहात कहते हैं। यानी कि जिस जिले में दो एसपी होते हैं, उसमें एक एसपी सिटी होता है और दूसरा एसपी देहात होता है। उसके बाद देखते हैं एडिशनल एसपी, यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। उसके बाद एएसपी होता है, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि सहायक पुलिस अधीक्षक होता है। उसके बाद डीएसपी होता है, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं। उसके बाद पीआई, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर होता है, जिसको पुलिस निरीक्षक कहते हैं। उसके बाद एसआई, सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक कहते हैं। एएसआई, जिसको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सहायक उप निरीक्षक कहते हैं। उसके बाद हेड कांस्टेबल और उसके बाद कांस्टेबल। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में पुलिस रैंक निर्धारित की गई है। इसमें कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको राज्य सरकार अपने विवेक के अधीन घटा सकती है, बढ़ा सकती है या फिर समाप्त कर सकती है। जैसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक या फिर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। ये जो पद होते हैं, इनको राज्य सरकार अपने विवेकाधीन घटा सकती है, बढ़ा सकती है या फिर समाप्त कर सकती है। तो ये जो है राज्य सरकार के विवेक के अधीन होता है। तो चलिए हम अपने अध्ययन के मुख्य विषय उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 का अध्ययन शुरू करते हैं। भाग 2, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम अधिनियम 1861। ये जो अधिनियम शब्द है, ये इसमें नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 है। तो इस वीडियो का पहला भाग हमने पुलिस एक्ट 1861 का अध्ययन हमने कर लिया है, जो कि पहला भाग है। ये इस वीडियो सीरीज का दूसरा भाग है, जो कि हम आज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें सामान्य परिचय। तो उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 का सामान्य परिचय देख लेते हैं, क्या है इसमें। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 46 में प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिनियम बनने मात्र से यह किसी प्रेसिडेंसी, राज्य या स्थान में लागू नहीं होगा। इसे या इसके किसी भाग को लागू करने के लिए राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी करके लागू करना होगा। तो पुलिस एक्ट की धारा 46 हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। धारा 46 कहती है कि जो पुलिस एक्ट 1861 है,
पुलिस एक्ट मतलब जो केंद्रीय कानून है जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो पुलिस एक्ट केवल बनाने मात्र से लागू नहीं होगा। इसको लागू करने के लिए राज्यों को राजपत्र में अधिसूचना जारी करनी होगी, तब जाकर के यह पुलिस एक्ट लागू होगा। और जब राज्य सरकार पुलिस एक्ट को लागू करेगी तो उसको संशोधन भी कर सकती है या ऐसे ही लागू भी कर सकती है। इस धारा में यह भी प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु राज्य नियमों का निर्माण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने ऐसे ही नियमों का निर्माण 1861 में किया, जिसे उत्तर प्रदेश विनियम 1861 कहा जाता है। अब देखिए, धारा 46 जो है पुलिस एक्ट की, जो धारा 46 है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो धारा 46 में यह कहा गया है कि पुलिस एक्ट 1861 जो है बनाने मात्र से ही सभी राज्यों में या फिर पूरे देश में लागू नहीं होगा। इसको लागू करने के लिए राज्यों को क्या करना पड़ेगा? राज्यपत्र में अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी और उसको संशोधन के साथ भी लागू कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ भी लागू कर सकते हैं। उसके अलावा इस धारा में यह भी कहा गया है कि इस अधिनियम को यानी कि पुलिस एक्ट 1861 को लागू करने के लिए राज्य सरकार अपने खुद के नियमों का निर्माण कर सकती है। तो इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश ने क्या किया? 1861 में ही विनियमों का निर्माण किया, नियमों का निर्माण किया, जिसको कहा गया क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसमें किसमें? उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में कुल 37 अध्याय हैं। 37 अध्याय इसमें हैं। आगे देखते हैं। पैरा की बात की जाए तो 554 इसमें पैरा हैं और जिसमें से हटाए गए पैराओं की संख्या 27 है। पैरा मतलब धारा से है। जैसे किसी अधिनियम में धारा होती है, संविधान में अनुच्छेद होते हैं, इसी तरह से विनियम में उनको पैरा नाम दे दिया गया है। तो जो सिस्टमैटिक चलते हैं, नंबर वाइज चलते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, तो वो संविधान में अगर ऐसे हैं तो उनको अनुच्छेद नाम दे दिया गया, किसी अधिनियम में है तो उनको धारा नाम दे दिया गया, और किसी विनियम में है तो उनको पैरा नाम दे दिया गया, और किसी नियमावली में है तो उनको नियम नाम दे दिया जाता है। तो इसमें कुल पैराओं की संख्या देखी जाए तो 554 इसमें पैरा हैं, और 554 हमें पूरे पैरा नहीं पढ़ने हैं, जिसमें से हम कुछ ही पैराओं का अध्ययन करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। परिशिष्ट इसमें 5 हैं और जोड़े गए पैराओं की संख्या कुल 15 है। परिशिष्ट जो है वो किसी भी पुस्तक में, मतलब हर पुस्तक में तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सी पुस्तकों में उसके पीछे दिए होते हैं, जो कि किसी भी विनियम या फिर किसी भी अधिनियम का एक विशिष्ट भाग होता है। जो भाग मुख्य अधिनियम में नहीं दिया होता है उसको पीछे दे दिया जाता है। तो इसमें कुल 5 परिशिष्ट हैं। इन परिशिष्ट में जो है महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कि अधिनियम से संबंधित ही होती हैं। तो इसमें परिशिष्ट जो हैं कुल 5 परिशिष्ट हैं, और हटाए गए पैराओं की संख्या 27 है, जोड़े गए पैराओं की संख्या 15 है। तो यही प्रारंभिक परीक्षा के लिए यही महत्वपूर्ण है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। संशोधन 2001। तो उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में 2001 में संशोधन हुआ, जिसको 10 अगस्त 2001 को लागू किया गया। तो इस तारीख को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। कब हुआ संशोधन? 2001 में हुआ, और लागू कब हुआ? 10 अगस्त 2001 में। संविधान के अनुच्छेद 13(3)(a) विधि शब्द के अंतर्गत विनियम भी आते हैं। तो जो संविधान का अनुच्छेद 13(a) है, 13(3)(a) है, उसमें विधि की परिभाषा दी गई है। तो विधि के अंतर्गत भारत में क्या क्या आता है, विधि के अंतर्गत ये बताया गया है अनुच्छेद 13(a) में। तो अनुच्छेद 13(3)(a) का हम अध्ययन करते हैं। उसमें लिखा है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा आदि आते हैं। तो यह जो है विधि का बल रखता है। इस बात का संवैधानिक आधार हमारा अनुच्छेद 13(3)(a) है। तो आप अनुच्छेद 13(3)(a) को पढ़ेंगे, उसको देखेंगे एक बार। तो विनियम भी जो है क्या है? विधि है, विधि का बल रखती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो ये है क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं देख लेते हैं। पहला, अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य, इसमें अध्याय 1 से 9 तक का प्रावधान है। दूसरा,
पुलिस संगठन के विशेष कर्तव्य, इसमें अध्याय 10 से 28 तक का प्रावधान है। तीसरा, आंतरिक प्रशासन, जिसमें अध्याय 29 से 34 तक का प्रावधान है। और प्रशिक्षण, जिसमें अध्याय 35 से 37 तक का प्रावधान है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 में कितने अध्याय हैं? कुल 37 अध्याय हैं, जिसको हमने 4 भागों में बांट दिया है। 4 भागों में बांटने पर हमें पहला भाग अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य, दूसरा भाग पुलिस संगठन के विशेष कर्तव्य, तीसरा भाग आंतरिक प्रशासन और चौथा भाग प्रशिक्षण से संबंधित है। तो ये सामान्य परिचय हुआ हमारा। आगे शुरू करते हैं अध्याय 1 से। भाग 1 जो कि अध्याय 1 से 9 तक है। अभी हमने पीछे देखा कि पुलिस विनियम को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या है? अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य, जो कि अध्याय 1 से 9 तक है। तो पहले हम अध्याय 1 देखते हैं। अध्याय 1, वरिष्ठ अधिकारीगण। तो ये है पैरा 1 से 17 तक में इसमें प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन के अंतर्गत निम्न अधिकारियों को, ये अधिकारियों शब्द है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो अधिकारी पढ़ना इसको। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत निम्न अधिकारियों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 जो है, उसका पहला भाग अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य का पहला अध्याय वरिष्ठ अधिकारीगण। तो वरिष्ठ अधिकारीगण को जो है, मतलब किन किन अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारीगण माना गया है, अध्याय 1 में इस बात का बताया गया है। तो कुल मिलाकर के 10 अधिकारी हैं जिनको क्या माना गया है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माना गया है। कौन कौन है? महानिदेशक, महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक के सहायक और राजकीय रेलवे पुलिस, आयुक्त यानी कि कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, पुलिस के सहायक तथा उप सहायक तथा उप अधीक्षक और ज्येष्ठ लोक अभियोजक। तो इन 10 लोगों को क्या माना गया है? वरिष्ठ अधिकारीगण माना गया है। तो शुरू करते हैं मुख्य भाग पैरा 1, जो कि महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के बारे में बात करता है, उसके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बात करता है। तो यह जो है महानिदेशक जो होता है, पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता है। यानी कि पूरे राज्य में पुलिस डिपार्टमेंट का सुपीरियर ऑफिसर जो होता है, वो डायरेक्टर जनरल यानी कि पुलिस महानिदेशक होता है। ये पैरा 1 में बात बता दी गई है। पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर सपरिषद राज्यपाल का सलाहकार होता है। यानी कि पुलिस प्रशासन पर यदि इसको कोई डिसीजन लेना है तो यह राज्यपाल का सलाहकार होता है। तो राज्यपाल की सलाह के अनुसार ही यह कार्य करता है। पुलिस बल के सभी सदस्यों को सपरिषद राज्यपाल की ओर से आदेश देता है, अत्यधिक आवश्यक मामलों को छोड़कर। तो ये जो महानिदेशक होता है, सबसे पहले राज्य का सबसे प्रधान पुलिस अधिकारी होता है और यह राज्यपाल का सलाहकार होता है। जो पुलिस प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, उनको जो है राज्यपाल की सलाह के अनुसार ही करता है और पुलिस बल के सभी सदस्यों को राज्यपाल की ओर से आदेश देता है। तो यह महानिदेशक की कर्तव्य और शक्तियों के बारे में पैरा 1 में बताया गया है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, राज्यपाल का सलाहकार कौन होता है पुलिस प्रशासन के मामलों में। तो इस तरह का प्रश्न यहाँ से बना हुआ भी है और आगे भी बन सकता है। आगे देखते हैं महानिरीक्षक, जो कि इंस्पेक्टर जनरल। तो महानिदेशक के बाद महानिरीक्षक आता है। 1981 से पूर्व पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी महानिरीक्षक होता था। तो 1981 से पूर्व जो है पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक होता था, लेकिन अभी वर्तमान में महानिदेशक पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। 1981 में एक राजाज्ञा मतलब अध्यादेश जो होते हैं, राजाज्ञा द्वारा इस पद को उच्चीकृत करके महानिदेशक आईजी बना दिया गया और पुलिस महानिरीक्षकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो सुपीरियर पोस्ट है वो महानिदेशक है, जो कि पहले महानिरीक्षक होता था। महानिरीक्षक पद को महानिदेशक बना दिया और जो महानिरीक्षक पद है इनकी संख्या बढ़ा दी गई। तो पुलिस प्रशासन को संगठित करने के लिए प्रदेश को 8 मंडलों यानी कि जोन में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो महानिरीक्षक है इसका काम क्या है, यह किसका हेड होता है। तो इसके लिए हमें ये पहले पढ़ना होगा कि पुलिस प्रशासन कितने भागों में बटा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में।
तो उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन को संगठित करने के लिए कुल 8 मंडलों यानी कि 8 जोन में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 8 जोन? पहला आगरा जोन, दूसरा बरेली, तीसरा कानपुर, चौथा लखनऊ, पांचवा मेरठ, छठवां वाराणसी, सातवां प्रयाग यानी कि इलाहाबाद और आठवां गोरखपुर जोन। तो इन 8 जोन में पुलिस प्रशासन को संगठित करने के लिए बांटा गया है। यह प्रोविज़न जो है पुलिस विनियम में नहीं है, यानी कि जो पुलिस एक्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें ये प्रोविज़न नहीं बताया, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया है कि जो पुलिस प्रशासन को संगठित करने के लिए प्रदेश को 8 मंडलों में बांटा गया है: आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, प्रयाग और गोरखपुर। तो इन 8 क्षेत्रों को एक एक महानिरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है, अर्थात मंडल या जोन का सर्वोच्च अधिकारी महानिरीक्षक यानी कि आईजी होता है। कौन होता है? महानिरीक्षक होता है। किसका अधिकारी होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है जोन का यानी कि मंडल का। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मंडल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है या फिर जोन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो वो महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल, जिसको आईजी भी बोलते हैं, होता है। आगे देखते हैं पैरा 1A अतिरिक्त महानिरीक्षक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कर्तव्य और शक्तियां बताई गई हैं पैरा 1A में। वर्तमान में अतिरिक्त महानिरीक्षक का पद उच्चीकृत कर दिया गया है। अब इसे पुलिस महानिरीक्षक का पद बना दिया गया है। यह अपने क्षेत्र के उप महानिरीक्षकों यानी कि डीआईजी को समय समय पर उचित निर्देश देता है, अपने क्षेत्र के अराजपत्रित अधिकारियों का स्थानांतरण करता है, अधीनस्थ कर्मचारियों के विवादों, अपीलों, पुनरीक्षण और याचिकाओं का निपटारा करता है और आकस्मिक अवकाश मंजूर आदि का कार्य करता है। तो यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है कि अराजपत्रित जो अधिकारी होते हैं उनका स्थानांतरण कौन करता है? तो उनका स्थानांतरण कौन करता है? अतिरिक्त महानिरीक्षक करता है। आगे देखते हैं उप महानिरीक्षक डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस यानी कि डीजीपी। तो सबसे पहले हमने देखा पुलिस महानिदेशक, उसके बाद देखा हमने पुलिस महानिरीक्षक, उसके बाद अतिरिक्त महानिरीक्षक और उसके बाद उप महानिरीक्षक। तो पैरा 2 और 3 में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें लिखा है कि मंडलों के बाद प्रदेश को रेंज में बांटा गया है। रेंज का क्षेत्र सामान्यतः 2 से 4 जिलों से मिलकर बना होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 रेंज हैं। उप महानिरीक्षक रेंज क्षेत्र का प्रभारी यानी कि इंचार्ज होता है। इसे क्षेत्रीय महानिरीक्षक भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को संगठित करने के लिए सबसे पहले 8 मंडलों में बांटा गया है। उसके बाद उसका और ज़्यादा विस्तृत कर दिया। सुविधा की दृष्टि से 18 रेंज में बांट दिया गया और 18 रेंज में जो बांटा गया है, प्रत्येक रेंज का जो इंचार्ज होगा, प्रभारी होगा, वो उप महानिरीक्षक होगा। यह अपने परिक्षेत्र में होने वाले अपराध पर सामान्य निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। यह अपने परिक्षेत्र में आने वाले पुलिस शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र के पर्यवेक्षण करने और सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है, जिनका वह समय समय पर निरीक्षण करेगा। पैरा 4 महानिरीक्षक के सहायक राज्य रेलवे पुलिस का प्रावधान पैरा 4 में किया गया है। पैरा 5 आयुक्त यानी कि कमिश्नर की बात करता है। इसमें क्या कहा गया है कि पुलिस विनियम में जहां कहीं भी आयुक्त शब्द आए वहां इसके अंतर्गत कलेक्टर या किसी संभाग का प्रभारी उपायुक्त भी होगा। तो आयुक्त में केवल इतना ही बताया गया है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सब चीज़ें। आगे देखते हैं पैरा 6 जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो प्रावधान है पैरा 6 से लेकर के पैरा 11 तक में किया गया है। तो पैरा 6 कहता है कि जिला मजिस्ट्रेट वह उप मुख्य अधिकारी है जिस पर जिले की कार्यपालिका प्रशासन का भार होता है और मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों का उपयोग करता है। यानी कि जिला मजिस्ट्रेट जो होता है इसको परिभाषित किया गया है पैरा 6 में। इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो पैरा 6 में जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा दी गई है। तो जिला मजिस्ट्रेट को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट वह उप मुख्य अधिकारी है जिस पर जिले की कार्यपालिका प्रशासन का भार होता है और जो मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा है पैरा 6 में। यह जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जिले में अपराध होता है,
अपराध के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ना कि एसपी या फिर एसएसपी होता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो मुख्य रूप से एसपी या फिर एसएसपी होता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से पुलिस को नियंत्रण करता है। कौन करता है? एसपी या फिर एसएसपी। प्रत्यक्ष रूप से जिले में पुलिस को नियंत्रण करने वाला अधिकारी एसपी होता है या फिर एसएसपी होता है। और जो पुलिस प्रशासन होता है वो साधारण नियंत्रण में किसके होता है? जिला मजिस्ट्रेट के होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि डीएम जो है जिला क्या कहते हैं, यह जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है। जो जिले में अपराध होता है उससे संबंधित जो प्रधान होगा वो डीएम होगा। जिले में कोई भी अपराध होता है उसकी सूचना सबसे पहले जो है डीएम को दी जाती है। इसका भी प्रावधान हम सीआरपीसी में देखते हैं। यह गांव के चौकीदार को विभागीय दंडित करने की शक्ति रखता है। जो गांव के चौकीदार होते हैं, जो ग्राम पुलिस होती है, हम पीछे पढ़ के आए हैं पुलिस एक्ट में कि ग्राम पुलिस पर किसका अधिकार होता है, तो वो डीएम का होता है। डीएम जो है ग्राम के चौकीदार को या फिर ग्राम पुलिस को दंडित करने की शक्ति रखता है। पैरा 6 में ये प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। पैरा 7, पुलिस अधीक्षक को सभी गंभीर आपराधिक घटनाओं और अपराधों में अचानक वृद्धि की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देनी होती है। यानी कि जो पुलिस अधीक्षक होता है उसको सभी आपराधिक जो गंभीर आपराधिक घटनाएं होती है उनकी सूचना और अपराधों में अचानक वृद्धि की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देनी होती है। पैरा 8, जिला मजिस्ट्रेट और जिला अधीक्षक को आपस के मतभेदों को व्यक्तिगत रूप से सुलझाना चाहिए। देखिए, जो पुलिस अधीक्षक होता है, एसएसपी होता है या फिर डीएम होता है, ये दोनों ही समान होते हैं, ये दोनों ही आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं। तो दोनों की पावर एक समान मानी जा सकती है, लेकिन यह है कि जो पुलिस प्रशासन का प्रधान होता है वो एसएसपी होता है और जो सामान्य प्रशासन का प्रधान होता है वो डीएम होता है। तो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट और जिला अधीक्षक के में अगर कोई किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद को सुलझाने के लिए उनको व्यक्तिगत रूप से आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए। इस बात का प्रावधान पैरा 8 में कर दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट और जिला अधीक्षक में अगर कोई विवाद हो जाए, किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाए, तो उसका निर्धारण कौन करेगा? कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, जिला अधीक्षक नहीं करेगा, या फिर जो सेशन न्यायालय होता है वह नहीं करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा, डीजीपी नहीं करेगा, या फिर पुलिस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं करेगा। कौन करेगा उसका निर्धारण? कौन सुलझाएगा? उसको आपस में सुलझाना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से आपस में बैठ करके सुलझाना चाहिए। इसका प्रावधान पैरा 8 में कर दिया गया है। पैरा 9 देखते हैं। जिला मजिस्ट्रेट को सामान्यतः सभी पुलिस थानों का निरीक्षण करना चाहिए। तो पैरा 9 में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट को सामान्यतः सभी पुलिस थानों का निरीक्षण करना चाहिए। पैरा 10 कहता है कि किसी अपराधी का नाम अपराध पंजिका रजिस्टर से निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक है, किंतु रेलवे पुलिस के मामलों में यह अनुमति रेलवे पुलिस के उप महानिरीक्षक से ली जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपराध पंजिका रजिस्टर से किसी व्यक्ति का नाम निकालना है तो उस व्यक्ति का नाम निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक है। पैरा 11, लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन, अभियोजन और उसके लिए अनुज्ञप्ति देने का कार्य पुलिस एक्ट की धारा 30 के अधीन अधीक्षक या सहायक अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट के अधीन किया जाना चाहिए। ऐसा सामान्यतः सीआरपीसी की धारा 144 के अधीन आदेश प्राप्त करके किया जाता है। तो धारा 11 में यही है कि जो लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन, अभियोजन और उसके लिए अनुज्ञप्ति देने का जो कार्य पुलिस एक्ट की धारा 30 के अधीन अधीक्षक या फिर सहायक अधीक्षक करते हैं वो जिला मजिस्ट्रेट के अधीन ही किया जाना चाहिए। तो पैरा 11 में ये बताया गया है। उसके बाद देखते हैं पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी कर्तव्य और शक्तियां। पैरा 12 से 16 तक में इसका प्रावधान किया गया है। पैरा 12, पुलिस अधीक्षक जिले की पुलिस बल का प्रधान होता है। वह उसकी दक्षता, अनुशासन एवं समुचित कर्तव्यपरायणता के लिए भी उत्तरदायी होता है। उसे देखना होता है कि पुलिस बल से न्यायालय और सक्षम अधिकारियों के आदेशों का पालन कराया जाए। यानी कि पुलिस जो होती है जिले में वो किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है? पुलिस अधीक्षक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है। उसका कार्य क्या होता है? वह ये इस बात का जो पुलिस प्रशासन है जिले में, पुलिस प्रशासन न्यायालय और अन्य सक्षम अधिकारियों के आदेशों का पालन करे, इस चीज़ के लिए उसकी जिम्मेदारी उसको दी गई है।
जैसे थाना होता है, थाने में पुलिस अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, अन्वेषण नहीं करते हैं, तो इन सब की शिकायत कहाँ पर होती है? पुलिस अधीक्षक के पास होती है, जिसको हम कप्तान साहब भी बोलते हैं सामान्य भाषा में, कि कप्तान साहब के यहाँ पर शिकायत करने जा रहे हैं, कि कप्तान साहब के यहाँ पर शिकायत करेंगे। तो ये वही चीज़ है जो पुलिस अधीक्षक होता है, एसपी होता है, उसका काम ये होता है कि वो जिले की पुलिस बल को जो आदेश दिए गए हैं, किसने? न्यायालय ने या फिर सक्षम अधिकारियों ने, उनको उनका पालन कराए। तो इस बात का प्रावधान पैरा 12 में कर दिया गया है। पैरा 13, आबकारी से संबंधित विषयों पर वार्षिक सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक की दृष्टिगत उपस्थिति आवश्यक है। आबकारी से संबंध मतलब आबकारी मतलब शराब होता है। शराब से संबंधित विषयों पर जो वार्षिक सम्मेलन होगा उसमें पुलिस अधीक्षक की दृष्टिगत उपस्थिति आवश्यक है। आगे देखते हैं पैरा 14, सरकारी आदेशों की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपने वाली किसी जिला राजपत्रित अधिकारी द्वारा तैयार गोपनीय ज्ञापन के निर्देशों का अनुसरण पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। तो सरकारी आदेशों की जो पुस्तिका होती है, जिले का प्रभार सौंपने वाली किसी जिला राजपत्रित अधिकारी द्वारा तैयार गोपनीय ज्ञापन के निर्देशों का अनुसरण पुलिस अधीक्षक द्वारा करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जो जिला राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किए जाते हैं, उनके द्वारा जो निर्देशन दिया जाता है, उन निर्देशों का अनुसरण जो है वो पुलिस अधीक्षक द्वारा कराया जाना चाहिए। पैरा 15, हिंदी आदेश पुस्तिका पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। इसे पूर्ण होने के बाद 45 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हिंदी आदेश पुस्तिका होती है वो कितने दिनों तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए? तो 45 वर्षों तक इसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो हिंदी आदेश पुस्तिका क्या होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पैरा 16, सभी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट इंग्लिश अपराध रजिस्टर में दर्ज होंगी। ये भी जो है पुलिस अधीक्षक पर कर्तव्य डाला गया है कि जो संज्ञेय अपराध की जो रिपोर्ट होंगी वो कहाँ पर दर्ज होंगी? इंग्लिश अपराध रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी। तो एक है हिंदी आदेश पुस्तिका और दूसरा है इंग्लिश अपराध रजिस्टर। ये दोनों चीज़ क्या है, इनकी चर्चा हम आगे आने वाले लेक्चरों में करेंगे। तो आगे देखते हैं पैरा 17, पुलिस अधीक्षक के सहायक और उप अधीक्षक। तो पैरा 17 में ये बताया गया है। पैरा 17A इसको निकाल दिया गया है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि जो पुलिस विनियम है इसका सामान्य परिचय क्या है, और इसका एक अध्याय पहला जो है वरिष्ठ अधिकारीगण, इसमें कुल पैरा 1 से 17 तक दिए गए हैं। इसमें वरिष्ठ अधिकारीगण के बारे में बताया गया है, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। तो इतना ही महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ इतना ही महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा अगर पढ़ना आपको है तो आप पुस्तक या फिर डायरेक्ट का सहारा ले सकते हैं। उसमें थोड़ा डीप भी दिया गया है और समझने में उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा प्रीलिम्स के पर्पज़ से उसको हम बताते चलेंगे। साथ ही जो पैरा डायरेक्ट पूछे जाते हैं उसको भी हम आपको बताते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।